बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच में सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट टुडेज न्यूज़ से। जी वड़ाइच साहब, पंजाब की 21 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी, क्या सूरत हाल होगी, किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है पंजाब की काबीना आने से पहले हम थोड़ा सा फेडरल कैबिनेट, चूँकि 2 दिन हमारी छुट्टी होती है, हफ्ता वाले दिन और इतवार वाले दिन, तो कैबिनेट जब बनी है उससे पहले हम इस पर तबसरा तो करते रहे हैं। जब से मियां नवाज शरीफ को मैंडेट मिला, इलेक्शंस हुए और उसके बाद ख्याल आ रही होती रही कि कैबिनेट किस तरह की आएगी, कौन लोग आएंगे, जिन लोगों के नाम आते रहे उस पर तबसरा भी होता रहा। एक बात हम बड़े तवातर से करते रहे अपने शो में कि मियां नवाज शरीफ से अपील ये करते रहे कि आपका मैंडेट जो है बुनियादी तौर पे वो पंजाब से है या हज़ारा से लेके आप कह लें कि रहीम यार खां तक का जो एरिया है इससे है, लेकिन यह है कि आपकी कैबिनेट कौमी कैबिनेट नज़र आनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जो वफाकी काबीना बनी है वो नवाज शरीफ की जो काबीना है वो कौमी काबीना उसको हम कह सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है जिसको मेरा ख्याल है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। वैसे तो इस पर बहुत सी बातें हुई हैं जो हम वार्न करते रहे अपने शोज में। हमें जो लगा इससे पहले जब अभी कैबिनेट बननी थी तो उससे पहले हमें जो लगा वो हम व्यूअर्स को बताते रहे और उसी की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ से अपील भी करते रहे कि खबरें इस तरह की आ रही हैं बज़ाहिर कि जो कैबिनेट आएगी वो एक मखसूस, वो हमने एक बनाया था जम्मू टू हज़ारा बिरास्ता रावलपिंडी, जैसे बस का रूट होता है ना, फिर हमने थोड़ा सा उसको लिबरलाइज करके कर दिया कि लाहौर टू हज़ारा वाया रावलपिंडी। तो बुनियादी तौर पे अब अगर आप गौर करें तो ओरिजिन्स जो है मिनिस्टर्स के वो जम्मू टू हज़ारा वाया रावलपिंडी वो उसी में ज़्यादातर नज़र आते हैं। तो मैं व्यूअर्स के बहुत सी चीज़ें तो उनके इल्म में आ चुकी होंगी, मैं उनके ज़रा एक जस्ट रिमाइंडर के तौर पे थोड़ा सा और ये अपील मैं मियां नवाज शरीफ से ये करूँगा कि उन्हें एक बार फिर, चूँकि अभी कैबिनेट में उन्होंने एक्सपेंशन करनी है, एक्सटेंशन करनी है और उन्हें बहुत से लोगों को अभी इंडक्ट करना है। तो जो मुस्लिम लीग ये जो काबीना है ये बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीगी वज़रा की है। इसमें अभी इत्तेहादी PKMAP उसके आएंगे, NP जो नेशनल पार्टी है उसके आएंगे, हो सकता है फंक्शनल लीग का भी कोई और आ जाए, हो सकता है कोई और जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब चूंकि वो भी दौड़ के उस बस में सवार हो गए जो इक्तदार की बस है, तो उनका भी कोई ना कोई वजीर आएगा। तो लेकिन वो सारे के सारे इत्तेहादी जमातों के होंगे। तो इसको कौमी कैबिनेट जो है पार्टी वाइज तो उस तरह वो आ जाएगी, लेकिन इलाकाई वाइज भी अगर आप देखें कौमी कैबिनेट, या उसको लैंग्वेज वाइज देखें या उसको एक जो ट्राइबल ओरिजिन्स होते हैं उस लिहाज से देखें, तो कौमी कैबिनेट जो है वो दूसरी जमातें जब मिलेंगी साथ उस तरह बनेगी। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुस्लिम लीग के जो वज़रा हैं, मुस्लिम लीग के अपने जो वज़रा हैं वो भी नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की करें। ये तासर नहीं बनना चाहिए कि मुस्लिम लीग सिर्फ पंजाब की पार्टी है या मुस्लिम लीग सिर्फ एक मखसूस इलाके को की नुमाइंदगी करती है। कैबिनेट को देखें तो इसमें तो ये लगता है कि मुस्लिम लीग ने अपने आप को ना सिर्फ पंजाब, उससे भी कम जो जरदारी साहब फप्ती कसते होते थे कि मुस्लिम लीग नून जो है GT रोड की पार्टी है सिर्फ, तो उन्होंने अपने आप को GT रोड तक महदूद कर लिया है। लाहौर से अगर GT रोड पे ट्रैवल करें तो आपको पहले तो लाहौर से ही आपको 5 वज़रा नजर आते हैं सिर्फ लाहौर से, और उनके साथ अगर स्पीकर साहब को भी ऐड कर लें तो 6 इंपॉर्टेंट जो स्लॉट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त तक वो लाहौर को दी गई हैं। और अगर दो शख्सियात हैं और जाहिद हामिद साहब सियालकोट से MNA बने, एहसन इकबाल साहब नारोवाल से MNA बने, लेकिन दोनों लाहौर की पैदाइश हैं। एहसन इकबाल साहब 1958 में लाहौर में पैदा हुए और जाहिद हामिद साहब 1947 में लाहौर में पैदा हुए, यानी वो उनके पेरेंट्स जो है वो पहले से ही लाहौर के थे, लाहौर में ये पैदा हुए। मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक की बुनियाद पे ये वहां से नारोवाल से या सियालकोट से MNA बने हैं। ओरिजिनली दे बिलोंग टू लाहौर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, पैदा यहाँ हुए पढ़े, तो इनको भी अगर शामिल कर लें तो 8 जो मेजर स्लॉट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को निकाल के वो लाहौर से हैं। तो इससे आगे अगर ट्रेवल करते हैं आप तो गुजरांवाला डिवीजन जो है आगे GT रोड पे अगला जो, बल्कि उससे पहले शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है, जो ही लाहौर से निकलते हैं। तो फेडरल मिनिस्टर्स जो है वो राना तनवीर साहब और बरजीश ताहिर साहब वो शेखपुरा से हैं। आगे आप गुजरांवाला जाते हैं तो गुजरांवाला शहर से सिर्फ 2 मिनिस्टर्स हैं,
दोनों स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उस्मान इब्राहिम साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, दो हैं। उसी की एक साबिक तहसील थी, अब जिला हफ्साबाद, सायरा अफजल तारड़ वहाँ से MNA थी, वो मिनिस्टर बनी हैं। और गुजरावाला डिवीजन के ही सियालकोट और नारोवाल दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनसे 3 ख्वाजा आसफ साहब, जाहिद अहमद और SN इकबाल साहब वहाँ से मिनिस्टर बने हैं। अगर आगे आप जाते हैं, गुजरात जेलम वो खाली हैं, लेकिन रावलपिंडी से 2 चो निसार साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो मिनिस्टर्स बने हैं। वो अगर आपको ग्राफिक्स में हमारे नजर आए वो तो साथ अगर आप देखें, गौर करें इसके ऊपर, तो ये जो नजर आता है आगे, रावलपिंडी से चो निसार साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये दोनों रावलपिंडी से हैं। वहां से GT रोड पे अगर ट्रेवल करें, अटक आता है, अटक से शेख आफ्ताब साहब, अच्छा। वो हैं, और वहां से डाइवर्ट कर जाती है कैबिनेट टूवर्ड्स हजारा। आगे दरियाए सिंध क्रॉस नहीं किया उसने, अच्छा। दरियाए सिंध का आगे का जो एरिया है, पश्तून बेल्ट है, फाटा एरिया है, वहां से कोई मिनिस्टर नहीं लिया, और वहां से वो पहाड़ों पे चढ़ गई है। और वहां से एक मिनिस्टर हैं सरदार यूसुफ साहब, और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के, वो भी वहीं से हैं, एबटाबाद से वो हैं सरदार यूसुफ साहब, थोड़ा सा आगे मानसेरा से हैं, और वो दोनों वहां से हैं। तो अगर आप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर उनको भी शामिल कर लें, और अगर 3 एडवाइजर्स आए हैं, अच्छा। उनको भी शामिल कर लें, तो उन 3 में से 2 सरताज अजीज साहब और शुजात अजीम साहब, उन दोनों का तल्लक भी इसी बेल्ट से है। अच्छा। एक जो एडवाइजर हैं तारक फातमी साहब, वो कराची से हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 29 स्लॉट्स बनती हैं। आउट ऑफ दीज 29 स्लॉट्स आपकी जो 21 स्लॉट्स हैं वो इस एरिया से हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसमें मुझे तो खुशी है, ज़ाहिर हर एक को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए जिन जिन को मौका मिल गए, लेकिन यह है कि काश ऐसा होता। अच्छा, और काश ऐसा के साथियों को भी, जो कभी मुशर्रफ के साथी होते थे वो आज कहीं और हैं, उनको कहाँ कहाँ क्या क्या मौके मिले? देखिए, उनमें भी अब जो लॉ मिनिस्टर है जाहिद अहमद साहब, ये 3 नवंबर की इमरजेंसी जब लगी, उस वक्त जनरल मुशर्रफ के, यानी जो कैबिनेट थी उस वक्त की, शौकत अजीज साहब की, जनरल मुशर्रफ की कैबिनेट थी उसको कह लें, उसमें ये लॉ मिनिस्टर थे। और 3 नवंबर की इमरजेंसी ने जितना गदर मचाया पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहे हैं, अभी जनरल मुशर्रफ के ऊपर जो गद्दारी का केस है वो इसी 3 नवंबर की इमरजेंसी का है। इसको ड्राफ्ट किसने किया था? लॉ मिनिस्ट्री ने। उसको वेट किसने किया? लॉ मिनिस्ट्री ने। और उसका मिनिस्टर कौन था? जाहिद अहमद साहब, जिन्होंने एक तरह से कह लें वो जो इमरजेंसी का सारा ड्राफ्ट था उसको प्रिपेयर किया, तैयार किया। मेजर एडवाइस इन्हीं की थी। इन्हीं की एडवाइस पे जनरल मुशर्रफ साहब ने जो लगाई, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने असम्बली में कहा कि अगर ट्रायल करना है जनरल मुशर्रफ को तो फिर उन सबको करें। उनमें सबसे, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के बाद सबसे अहम नाम जो है वो इनका आएगा कि ये उसमें शामिल थे। तो जाहिद अहमद साहब उनके साथी, फिर सिकंदर बोसन साहब जो मिले बने हैं फूड मिनिस्टर, ये भी उनके साथी, ये मिनिस्टर हैं उस कैबिनेट में। फिर अब्दुल कादर बलोच साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादर बलोच साहब, ये वहाँ के कोर कमांडर, और फिर ये गवर्नर बलोचिस्तान रहे हैं जनरल मुशर्रफ के। जाम कमाल साहब, ये खुद तो नहीं रहे, आज़ाद जीते हैं, मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, लेकिन इनके वालिद जाम यूसुफ, ये 2002 से ऑनवर्ड उस वक्त ये वहाँ पे के वजीर आला थे। और जब ये अल्लाह को प्यारे हुए हैं अभी एक चंद महीने पहले जाम यूसुफ साहब, तो वो फेडरल मिनिस्टर थे इसकी पीपल्स पार्टी की कैबिनेट में। तो जाम यूसुफ साहब, उसके बाद सरदार यूसुफ साहब जो बने हैं वहां से 14 साल काफ लीग में रहे। 14 साल जब ये काफ लीग बनी मुस्लिम लीग नून से निकल के, तो उस वक्त से उन्होंने ज्वाइन किया। डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी रहे, उनके बेटे सरदार शाहजहां वो MNA भी रहे, और अब 14 साल बाद वो मुस्लिम लीग नून में आए हैं, तो उनको वहां से उनको मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये उस लिहाज से देखें तो ये 6 ऐसे लोग हैं जो जनरल मुशर्रफ के बड़े करीबी साथी थे, और बड़ा उन्होंने उनके पूरे दौर में बड़ा रोल प्ले किया, बड़े एक्टिव रहे, बड़े अहम स्लॉट्स पे रहे, वो इस कैबिनेट में आए हैं। अच्छा, इसमें अगर और एंगल से आप देखना है तो जेंडर का जिक्र भी कहीं ना कहीं आता है। जेंडर का भी जिक्र भी आना चाहिए कि 51% जो पाकिस्तान की आबादी है उनकी नुमाइंदगी सिर्फ 2 खवातीन करेंगी। सायरा अफजल तारड़ हैं और अनुशे रहमान है। अनुशे रहमान भी लाहौर से हैं, और सायरा अफजल तारड़ भी जो वही जो GT रोड वैसे हफ्साबाद से हैं, अब वो अलहदा जिला बन चुका है। और ये दोनों सिर्फ वज़राए ममलकत हैं। सही। ये इनको कहते हैं नंबर 2 वजीर। अच्छा। तो या 2 नंबर वजीर, जो वजीर ममलकत होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती है सच। उसको जो मिनिस्टर होता है, जिस मिनिस्ट्री का वो वजीर ममलकत, उसने जो मर्जी पावर्स डेलीगेट कर दे, उसकी अपनी कोई जो है ना वो कोई पावर्स नहीं होती। तो एक तरह से इनका रोल बड़ा सेकेंडरी सा हो जाता है। जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं असल में वो होते हैं।
तो उस लिहाज से कोई फेडरल मिनिस्टर खातून नहीं है पूरे मुल्क से इस काबिल नहीं मिली मियां नवाज शरीफ को कि जिसको वो फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस देते। तो ये जो मिनिस्ट्रीज बता रहा था उसमें अगर 2 वजारतें मियां नवाज शरीफ साहब के पास हैं, वजारत खारजा और वजारत दिफा, सही, अगर उसको भी शामिल कर लें तो वो स्लॉट्स शामिल करके 23 अहम स्लॉट्स जो हैं वो इस बेल्ट में। और ये जो एक और तरह से इसको देखें अगर आप, तो ये सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के 100+ डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी नुमाइंदगी फेडरल कैबिनेट में, ये जो मैं बता रहा हूँ वो ये है सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट्स की। बाकी जो सारे के सारे हैं, पीर हसनात शाह साहब सरगोदा से हैं, सिकंदर बोसन साहब मुल्तान से हैं, और बहावलपुर से बुलीगो रहमान साहब हैं, और साथ अभी आएंगे उनके साथ रियाज पीरजादा साहब, वो आएंगे, वो हैं। पूरे इंटीरियर सिंध से सिर्फ 2 हैं, मुर्तजा जतोई साहब और सदरुद्दीन राशिदी, वो दोनों दूसरी जमातों से इलेक्शन जीत के वो आए। एक ने तो अपनी पार्टी जो जम कर ली, जो नेशनल पीपल्स पार्टी थी जतोई साहब वाली, वो मुस्लिम लीग में जम हो गए। अभी फंक्शनल लीग से मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात चल रहे हैं पीर ऑफ पगाड़ा से, कि उनको वो कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जम हो जाएं, शामिल हो जाएं। वो आए मुस्लिम लीग के, वो अब्दुल करीम बलोच साहब में जो कराची से एक MNA थे, वो उनको मिनिस्टर बनाया गया। या बलोचिस्तान से अब्दुल कादर बलोच साहब हैं, और जाम कमाल साहब भी इंडिपेंडेंट जीत के उसमें आए, वो भी ओरिजिनली मुस्लिम लीग नहीं थे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ, अगेन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी अपील है, मैं ये समझता हूँ बहुत ज्यादा आवाजें इस पे निकलना शुरू हो गई हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। एक गवर्नमेंट जब जो ही आती है तो उसको बहुत जरूरी है कि उसकी साख हो और हर जगह पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, हर जगह पे लोग अपने आप को एसोसिएट कर सकें उस गवर्नमेंट के साथ। अब वो फील करें कि ये उनकी गवर्नमेंट है और इसमें उनकी नुमाइंदगी हो रही है, और कैबिनेट फैसले करती है। कैबिनेट को कौमी कैबिनेट होना चाहिए, उसमें अब इसमें फाटा एरिया नहीं है, उसमें गो जो फाटा के लोग हैं, 7 इंडिपेंडेंट्स जो शामिल हुए, 5-6 वो मुस्लिम लीग नून में, उनका आपस में भी वो झगड़ रहे हैं कि कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा। जो पश्तून बेल्ट है, मौलाकांड से लेके डेरा इस्माइल यहाँ तक 5 डिवीजन्स हैं पश्तून बेल्ट के, उनकी नुमाइंदगी नहीं है इसमें। इसमें मालाकांड एजेंसी का जो एरिया है, सवात और सारा, वो भी है, मर्दान है, कोहाट है, पेशावर वैली है, और उससे आगे आके तो ये डेरा इस्माइल खान है, ये बनू है, इनकी कोई नुमाइंदगी इसमें नहीं है। पंजाब में देखें डिजीहां डिवीजन, साहिवाल डिवीजन है, उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। फैसलाबाद डिवीजन जो पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, वो एक पूरा डिवीजन है, उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। बाकी जो सिंध के अंदर इलाके हैं या बलोचिस्तान में जो पश्तून बेल्ट है, पश्तून बेल्ट पूरी की पूरी बलोचिस्तान की हो, फाटा एरिया की हो या KPK की हो, उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं है। तो ये क्या नुमाइंदगी करने बाहर से दूसरे लोग आएंगे, फजल रहमान आएंगे, HX जही साहब आएंगे, उनको भी वेलकम करना चाहिए, ठीक है, गुड। लेकिन यह है कि मुस्लिम लीग अपने लोगों को, मुस्लिम लीग की एक जो फेस है वो नजर आना चाहिए कि ये कौमी जमात है। ये दूसरों इधर उधर से पकड़ के कौमी कैबिनेट बनेगी तो वो भी अच्छी चले बात होगी, लेकिन उससे बहुत अच्छी होगी कि मुस्लिम लीग का भी फेस ये नजर आए कि ये एक कौमी जमात है और पाकिस्तान के तमाम इलाकों की नुमाइंदगी करती है। सही। अच्छा जी, बागी ने हथियार डाल दिए, हाशमी ने नवाज शरीफ को लीडर कहने का बयान वापस ले लिया, सबसे लड़ सकता हूँ मगर आवाम से नहीं। तो ये उन्हें जब देखे ना, जो जावेद हाशमी साहब हैं, 40 साल से ज़्यादा उन्होंने, बल्कि को 35 साल ही आप कह लें एक तरह से, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लेके उन्होंने आगे मुख्तलिफ जनरल ज़िया साहब के साथ रहे, उसके बाद मुस्लिम लीग में रहे, IHI में रहे, और फिर PTI में आगे, इतना उनका तजुर्बा है। वो मुख्तलिफ असम्बलीज में रहे, कैबिनेट्स में रहे। तो ये बात करते हुए उन्होंने बड़ी सोच समझ के की होगी। मैं स्लिप ऑफ टंग इसको नहीं कह सकता, ये कभी नहीं सोच सकता कि जावेद हाशमी साहब जैसा मुकर्रर उनकी जुबान से कोई बात फिसली हो, बड़ी सोच समझ के उन्हें की होगी। तो उन्हें पहले ही ये सोचना चाहिए था कि मैं बागी, तो बड़े फख्र से कहता हूँ मैं बागी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है मुझे उनका एहतराम जरूर करना चाहिए। अपनी लीडरशिप का करूँ ना करूँ, लोग हर्ट भी होते हैं। लोग जो मुस्लिम लीग के लोग हैं और जो PTI के लोग हैं, किसी ने भी इसको पसंद नहीं किया होगा, सब ने इसको इस तरीके से लिया। देखिए जावेद हाशमी जो है, उस जावेद हाशमी जैसे लोग, जितनी रेस्पेक्ट उनको पूरे मुल्क में हासिल थी या अभी भी अल्लाह करे हासिल रहे, लेकिन उन्होंने खुद अपने ऊपर उंगलियां उठाने का मौका दे दिया। और इलेक्शन से पहले कई लोग बातें करते थे कि हमने भी यहाँ पे बातें की कि जी लगता है कि PTI की जो पॉलिसीज हैं उसको मुस्लिम लीग नून ने होस्टेज बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। तो क्या उन्होंने खुद अपनी तरफ उंगली उठवा ली है?
कि एक शायद मैं भी था, हालांकि मैं आई डोंट बिलीव, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जावेद हाशमी साहब ये काम करते हों। बहुत से और लोग हैं जिनके बारे में शक हो सकता है, लेकिन जावेद हाशमी ने वो सारे की सारी जो लोगों की शकूक शुबात है ये इस तरह की अपनी तरफ खुद उनको डायरेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद जितनी वो कहें कि जी मेरे हल्के के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, इस चीज को माइंड किया, बुरा समझा है, लेकिन यह है कि हमारे सियासतदानों को जिधर हूं उधर ही लॉयल्टीज रखनी चाहिए, दो किश्ती में पाँव नहीं रखने चाहिए। और आप जब छोड़ के आ गए हैं तो जिधर हैं उधर ही आप, उस पार्टी ने आपको प्रेसिडेंट बनाया है, बड़ी ऑनर किया आपको, तो वहां पे आपको उसका लॉयल होना चाहिए। वहां पे ये नवाज शरीफ को भी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन नवाज शरीफ ने उस दिन मैं देख रहा था कि जब लोगों जो उनको मुबारकबाद देने हैं जावेद हाशमी को बगलगीर होके वो मिले, हालांकि बीच में बड़ी रंजिशें होंगी, ठीक है, लेकिन यह है कि उन्होंने कहा अच्छा ये तो फिर इससे अच्छा डेंट क्या हो सकता है पीटीआई को, अगर उनका प्रेसिडेंट ये बात कहे, मुझे वो लीडर मान रहा है। तो ये बहरहाल ये है कि जावेद हाशमी साहब या और भी हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें बात करते हुए अपने इलेक्टर का, अपने वोटर का, अपनी एफिलिएशंस का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और एक वक्त में एक का ही वफादार होना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो अपने बारे में तो आप फिर क्लियर फैसले करें, आप लोगों को भी कंफ्यूज ना करें, मीडिया को भी कंफ्यूज ना करें, और जो सियासी जमातों की लीडरशिप है उनको भी कंफ्यूज ना करें, आप यकसू होना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, नौ मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुसल्लह ग्रुपों को मुज़ाकरात की दावत, सूबे में आग लगी हुई है, नवाज शरीफ और फौज ने मदद की तो तमाम अरकान असम्बली नाराज बलोच रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए जाएंगे, खुफिया फंड्स बंद करने का ऐलान करता हूँ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल मालिक की जो स्पीच थी कल हाउस में, एक तो बड़ी अच्छी बात है कि जितने प्रेजेंट थे 55 वो सारे के सारे उन्होंने इनको मुंतखब किया, लेकिन इसमें एक मुझे थोड़ी सी, चूंकि पिछली जो कैबिनेट है उससे हम डरे हुए हैं कि जिसमें एक यार मोहम्मद रिंद साहब वहाँ पे अपोजिशन में रह गए, उनकी भी पर्सनल दुश्मनी थी इन रईसानियों से, इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो वो अपोजिशन रहे, वन मैन अपोजिशन। तो मुझे ये खतरा है कहीं ना ये ना हो कि 55 की नुमाइंदगी कैबिनेट में होना शुरू हो जाए। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को एक तो इन लोगों से बचना चाहिए जो जबरदस्ती उनकी बस पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जमहूरियत का पहिया चलता है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों बेंचेस दोनों पे लोग बैठे हों, कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हों, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हों, कुछ ऐसे भी हों, कुछ लोग जो है हुकूमत में बैठ के नुमाइंदगी करें। बहरहाल ये है कि उनकी स्पीच जो है उसमें एक तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इशू वो मिसिंग पर्सनस का है, उन्होंने इस बात को कहा। दूसरा उन्होंने जो बात की है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ और अस्करी क़यादत से अपील की है कि वो मिल के बलोचिस्तान का हल निकाले मसले का, जिसका मतलब यह है कि वो ये समझते हैं कि इसका हल क्वेटा में मेरे पास नहीं है, इस मसले का हल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के पास है, वो अगर मिलेंगे तो इसका हल निकलेगा। और फिर उन्होंने जो बात की है, उन्होंने इनवाइट किया है जो मिलिटेंट्स हैं उनको इनवाइट किया है कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें, उन्होंने कुछ चाकआउट की हुई स्ट्रेटजी भी की हुई है, प्लान भी तैयार किया हुआ है। इनसे ज्यादा मुज़ाकरात करने के लिए सूटेबल कोई पर्सन नहीं है, लेकिन ये है कि ये तभी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं कि इस्लामाबाद और जो रावलपिंडी है वो इनके पीछे खड़े हों। वो अगर इनको अकेला छोड़ देंगे तो फिर ये मुज़ाकरात नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त और एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी नाजरीन, यहाँ पर वक्त हो रहा है हमारे सेगमेंट कार्टून ऑफ द डे का। जी बड़ाई साहब। जी हमारे पास दो कार्टून्स आज हमने सिलेक्ट किए हैं। एक तो अगेन मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनका कार्टून बनाया हुआ है, और वो जो कार्टून है वो मुस्लिम लीग नून की जो बस है वो मियां नवाज शरीफ ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, शायद साथ उनके लगता है शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, हालांकि वो तो सुबह आ गए हैं असेंबली में, लेकिन बहरहाल वो लीड करके लेके जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की बस। उसके ऊपर उनके MNAs और सारे लोग और वज़रा जिन्होंने बने चढ़े हुए हैं, और उधर से दौड़ती बस, वो देखे ना टायर उसके किस तरीके से ऊपर है, लगता है कि बड़ी स्पीड जा रही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी दौड़ के उसकी अगली वाली जो खिड़की है उसमें सवार हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम भी जो है ना वो
हम ट्रेजरी बेंचेस हुकूमती बेंचों के ऊपर बैठेंगे। और उनकी मीटिंग हुई मियां नवाज शरीफ से, तो मैं सोच रहा था परसों, जिसके बाद खबर उन्होंने खुद ही मीडिया से बात की। मुस्लिम लीग नून ने ये बात नहीं की, मियां नवाज शरीफ या हुकूमती तर्जमान परवेज रशीद साहब उनने बात नहीं की। मौलाना फजल रहमान की याद होगा आपको, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि हमने कुछ जो हमारी तरजीहात हैं वो हमने हुकूमत के सामने पेश की हैं, अगर उन्होंने कबूल कर ली तो हम हुकूमत को ज्वाइन करेंगे, कबूल नहीं की तो हम अपोजिशन पे बैठेंगे। तो फिर ये जब मियां नवाज शरीफ से निकले वहाँ मीटिंग से, तो उसके बाद उन्होंने मीडिया को इन्होंने खुशखबरी दी कि मियां नवाज शरीफ ने हमारी तरजीहात कबूल कर ली हैं, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम हुकूमती बेंचों में बैठेंगे। तो लगता है जाके इन्होंने अंदर मियां नवाज शरीफ कहा, मियां साहब बस भी करो, हमारे सबर का इतना इम्तिहान तो ना लें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलें बाहर जाके आप कह दें मैंने मान ली सारी तरजीहात। तो बहरहाल वो जो है वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा होंगे, और जो नुमाइंदगी है वो अपने इलाके की कैबिनेट में वो करेंगे। कोई कमेटी, कश्मीर कमेटी शमेटी वो हो सकता है मिल जाए, साथ कोई और ऐसी इंपॉर्टेंट 2-3 वजारतें हैं वो उनको मिल जाएं। और हो सकता है कि रिलीजियस अफेयर्स की, चूंकि पीर हसना साहब को वज़ीर ममलकत बनाया गया है, तो वो वजारत भी अभी खाली है, तो वो हो सकती है बड़ी फेवरेट। चूंकि इनको नहीं मिली थी, वो काज़मी साहब बेचारे को मिली यूसुफ रज़ा गिलानी की कैबिनेट में, तो इन्होंने उनकी वो दुर्गत बनाई। वो सारा जो हज स्कैंडल था वो शुरू इन्होंने स्वाति साहब ने किया था, फिर स्वाति साहब को गिलानी साहब ने कैबिनेट से निकाल दिया कि डिसिप्लिन की वायलेशन की है। जब उनको निकाला तो फजल रहमान साहब हुकूमती बेंचे से अपोजिशन में आ गए। इन्होंने कहा अब हुकूमत तो वैसे ही आगे 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो इस बैंड वैगन से उतरें और जाके अपोजिशन खेलें, और जो लगज है पीपल्स पार्टी की फेलियर्स का वो अपने खाते में ना डालें। तो ये न्यूट्रल पोजीशन में आ गए, और फिर अपोजिशन खेल के अब फिर देखें असेंबलीज में वो मौजूद हैं। तो बहरहाल ये है और ये अनफॉर्चुनेटली फिर वही स्वाति साहब भी इनके साथ ना रहे, वो पीटीए में चले गए। तो बहरहाल ये है कि अब देखें, अब मियां नवाज शरीफ के साथ वो 3 साल उनका होता है टारगेट, 3 साल 3.5 साल वो ट्रेजरी बेंचेस पे रहते हैं, उसके बाद अपोजिशन में जाके फिर अपोजिशन खेलते हैं। तो बहरहाल वो जो एक खुशखबरी है कि वो भी हुकूमत का हिस्सा जो है ना मौलाना बन गए। एक दूसरा कार्टून जो है वो जबरदस्त है, वो अवाम मियां शहबाज शरीफ को कुछ कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि उम्मीद है अब आप सब के लिए कुछ करेंगे, सिर्फ चंद के लिए नहीं। जो टारगेटेड उनका रिलीफ है ना, वो टारगेटेड रिलीफ है मखसूस लोगों तक। जो उससे पहले उनकी वो जो मेंशन इसमें कार्टूनिस्ट ने की हुई है, वो मेट्रो बस मनसूबा है या लैपटॉप स्कीम है या दानिश स्कूल, उसने मेंशन किए हुए हैं कि इस तरह के मनसूबे अब उम्मीद है आप नहीं करेंगे, वो उम्मीद है कि आप सबके लिए कुछ करेंगे, यानी ऐसे मनसूबे शुरू करेंगे जो पूरे सूबे के अवाम के लिए फायदेमंद होंगे। बड़ा साहब इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। जनाब कौन साहब? मैं कारी नईम बात कर रहा हूँ बड़ाई साहब गुजरांवाला से। प्लीज मेरी कॉल काटिएगा ना, 2 सवाल मैंने बात करनी जी फरमाइए। सर पहली बात तो ये कि मियां नवाज शरीफ ने जो कैबिनेट बनाई है, जैसे कि हम सुनते आ रहे थे कि पहले तो आपको मुबारकबाद हो ना, आपके शहर से 2 मिनिस्टर बन गए हैं, आपके डिवीजन से 6 मिनिस्टर्स बने हैं। हाँ जी, मैं उसी दूसरा सवाल मैं उसी रिलेटेड बात करता हूँ। पहले मैं ये कर लूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है वो एट द 11th आवर उनको वो बता रहे हैं अपने मिनिस्टर को, जैसे रियाद पीरजादा मिस हो गए, उनके पास टाइम नहीं था, जैसे वो बलवाल से पीर हसनात है उनको 12 बजे कहा गया और वो 4 बजे पहुंचे। इस तरह का मतलब वो होमवर्क नहीं कर रहे, पता नहीं वो किस तरह की वो मीटिंगें हो रही हैं, क्या हो रहा है। दूसरा मैंने ये बात करी थी, आपने कहा जी कौमी जो उन्होंने कैबिनेट बनानी थी, हाँ जी बनाई उन्होंने कौमी कैबिनेट ही है, लेकिन वो अपनी कौम की, कश्मीरी कौम की, जिसे काशर उनकी जुबान में कहते हैं ना जी, काशर कैबिनेट बनी है, ये कौमी कैबिनेट नहीं है। क्या कौन सी? काशर कश्मीरी का कैबिनेट जी, ये अपनी जुबान में काशर कहते हैं। अच्छा जी, ये काशर कैबिनेट है, कश्मीरी कैबिनेट है कौमी, वो अलग बात है कि पाकिस्तानी कौम की नहीं है, वो कश्मीरी कौम की है। चलें थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अब इन दोनों सवालों का जवाब तो हमें उन्होंने अपनी कह रहे मेरे 2 सवाल हैं, जवाब भी इन्होंने दे दिया है और व्यूअर्स ने सुन भी लिया है, इस पे हम कमेंट क्या कर सकते हैं। वैसे इसमें ये क्या काशर कैबिनेट, चलें ये एक नई गुजरांवाला से अगर कोई बात करता है तो पता नहीं, खुरम दस्तगीर साहब इसका जवाब दे सकते हैं, चूंकि गुजरांवाला या सियालकोट से ख्वाजा आसफ साहब वो भी, तो इसमें साद रफीक साहब हैं, इसाक डार साहब हैं, या और बहुत से लोग हैं। तो ये अब पता नहीं, ये इन्होंने एक नई टर्म दे दी है हमारे व्यूअर्स को। जी जी नाज़रीन, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कैमरास आए की तरफ। जी बड़ाई साहब, ये तस्वीरें भी हमारे पास 2 हैं। अच्छा, पहली तस्वीर जो है वो एक दरख्त लाहौर में, उसको
बेच दिया गया है। अच्छा। और सवाल सिर्फ एक दरख्त का नहीं है। हाँ। उसको मैं जो बात इस पे करना चाहता हूँ कि देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक कम से कम आपका 25% जो एरिया है वहाँ पे प्लांटेशन होनी चाहिए। और अगर 25% एरिया पे प्लांटेशन हो जाती है तो ये बहुत बड़ा सोर्स आपकी एनर्जी का भी है। ईंधन तो एक उसका है ना, ईंधन का बहुत बड़ा सोर्स है, मुख्तलिफ तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है। फिर उसके बाद टिम्बर जो है, लकड़ी, वो इमारती सामान के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। बेशुमार इसके और भी फ़ायदे हैं। तो इसका मुआशी फ़वाइद के साथ साथ दूसरे फ़वाइद भी हैं। और एनवायरनमेंट के ऊपर जो इसका अफेक्ट होता है पॉजिटिव, वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे जो यहाँ पे खुश्क साली की सी कैफियत चल रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि दरख्त हमारे जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और फिर एक जैसे अभी लोड शेडिंग, गर्मी, इसमें अगर दरख्त हूँ तो जो टेम्परेचर है, जो अब देखे ना 50, 49, 40, 45, लाहौर में कल भी 45 था, परसों भी 45 है। और वो इस तरह का जो है वो भी कम हो जाता है। वो उसके नतीजे में जो जिस एरिया में दरख्त होते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है और एक ठंडक का सा आपको एहसास होता है। तो हर तरह से इसके फायदे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से 4% रकबा, 3% भी आपका जो है वो कहाँ 25% और कहाँ ये 2, 3, 4%, उतना रकबा भी आपका उसमें दरख्त नहीं है। हम पहाड़ों के पहाड़, हमने कड़ाना पहाड़ियां हैं सेंट्रल पंजाब में, वो खाली कर दिए हैं इमारती सामान के, उसको लंटर डाल के। हमने टेक्सला की जो मार्गला हिल्स हैं वहां से पत्थर निकाल के क्रश करके उसको इमारती छत डालने के तौर पे या फर्श डालने के तौर पे उसको सड़कों में भी होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके हमने उन पहाड़ों को तबाह कर दिया है। लेकिन यह है कि अगर यही 25% पूरी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं में भी चली जाए, उसमें जो वुड है ये इस्तेमाल होती है इमारती सामान के तौर पे। इवन दीवारें, पार्टीशंस, वो इसकी बनती हैं। तो इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं। बहुत सी हम नेचर को जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये है कि टिम्बर माफिया, गिलगित से चलें और कराची तक चले जाएं, जितने पहाड़ हैं इन्होंने गंजे कर दिए हैं। हम कहते तो हैं जी मरी, नथिया गली, फलाम, मानसेरा, लेकिन अगर आप उन पहाड़ों में जाएं उनकी खूबसूरती खत्म हो गई है। सारे के सारे गंजे पहाड़ कर दिए हैं, छोटे छोटे वहां पे पौधे हैं। उस पहाड़ों से नीचे आए, जितने प्लेन एरियाज थे अंग्रेजों के टाइम, हम बहुत उनको गालियां निकालते हैं, लेकिन जितनी हाईवेज थी उनके दोनों तरफ दरख्त होते थे, जितनी नहरें थी उनके दोनों तरफ दरख्त होते थे। और फिर वो एनकरेज करते थे जमींदारों को कि वो भी दरख्त लगाएं अपनी जमीनों के ऊपर। लेकिन यह है कि अब अगर आप देखें रेलवे ट्रैक्स के दाएं तरफ बाएं तरफ, आप नहरें देखें, आप हाईवेज देखें, आपको कहीं दरख्त नजर नहीं आते। फिर उन्होंने ये किया हुआ था, रेलवे के लिए बुनियादी तौर पे ईंधन के तौर पे वो यूज होते थे, लेकिन उन्होंने जंगल, जैसे अगर लाहौर से निकले छांगा मांगा, आगे चीचावतनी के पास, उससे आगे खानेवाल के पास, बहुत सी एरियाज थे जहां ये इधर शेहूपुरा की तरफ निकले हिरन मीनार के पास, और पूरे डेजर्ट एरिया में चोलस्तान और थल का एरिया उन्होंने जगह मखसूस की हुई थी। और वहां पे उन्हें जंगल, जो मसनूई जंगल है वो उगाए हुए थे, ताकि यह है कि एक तो मौसम को बेहतर रखा जाए, फिर जो जरूरियात हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन ये जो माफिया है, टिम्बर माफिया, उन्होंने सारे के सारे पाकिस्तान को लकड़ी से खाली कर दिया, दरख्तों से खाली कर दिया। और ये शहरों में भी, लाहौर जैसे शहर में भी, यहाँ भी बाज नहीं आते। और एक दरख्त जो है वो पता नहीं 50 साल में बना होगा, ये 80 साल इसकी उम्र होगी, 100 साल होगी, किस तरह वो कहाँ तक पहुंचा है। और उसके बाद रातों रात पता चलता है जी कोई बहाना बना के उसको जो है ना वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, और थोड़े से पैसे कमा के वो जो सरकारी अफसर है या अहलकार है वो अपनी जेब में डालते हैं और कोई उसको पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा भाई साहब, इससे पहले कि हम दूसरी तस्वीर पर जाएं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ। जनाब ख्वाजा साहब कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल बात यह है, कहते हैं कि किताब और एक अच्छा दोस्त इंसान के लिए मतलब है कि खुदा की नेमत होती है। क्योंकि किताबों का मुझे नहीं पता, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन उस दोस्त पे मैं जरूर नाज कर सकता हूँ जिसे अमेरिका कहते हैं, जिसने हमारी 13,500 अरब की खुफिया मालूमात चुरा ली हैं। ये दोस्त हमारे लिए काबिल फख्र है। दूसरी बात, हम कासा गदाई लेकर IMF की तरफ जा रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जनाब करप्शन माफिया, ताकतवर करप्शन माफिया, ये स्टेट कह रही है 7 अरब रुपए के रोज करप्शन कर रही है, ये स्टेट कह रही है। मैं अब बताएं आप किससे मुनसफी चाहें हम?
आपने करप्शन खत्म नहीं करनी, आपने कानून का आनी शिकंजा जिन्होंने वकारे वतन आबरूए वतन लूटी है उसके गर्दन में नहीं डालना। जी ठीक, ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच जी। ख्वाजा साहब की बात बिल्कुल ठीक है, और ये खबर भी आज हमने डिस्कस करनी थी कि सिर्फ मार्च के महीने में ये जो बात कर रहे हैं, अमेरिका की जो चेक लिस्ट है उसके ऊपर मॉनिटरिंग जो लिस्ट है, जो नेट के ऊपर जितनी हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें नंबर 1 पे ईरान है। और नंबर 2 जो है सेकंड वो पाकिस्तान है, जिसकी यहाँ से जितनी ईमेल्स कम्युनिकेट होती हैं इधर से उधर उसको वॉच करते हैं, और ये बिलियंस में वो जो बता रहे हैं कि वो जो है वो इतनी ज़्यादा मीन्स कि आप कह लें कि सब कुछ ही वो जो है वो उनकी चेक लिस्ट पे हर ईमेल जो यहाँ से जनरेट होती है उसको चेक किया जाता है। तो बहरहाल ये है कि दोस्त अब वहाँ पे अमेरिका में बड़ा शोर पड़ा है इसके ऊपर। अच्छा। और वो जैसे एक स्कैंडल वाइट गेट स्कैंडल था, वो उसमें निक्सन साहब जो हैं वो चले गए थे, घर चले गए थे वाटर गेट स्कैंडल में, तो वही जो है वो अब उस तरह का एक वहाँ पे बन रहा है। लेकिन ओबामा से उन्होंने कहा जी ये अमेरिकन शहरियों को मॉनिटर नहीं किया जाता, ये तो वो कानून तो अमेरिकन शहरियों के लिए ना, गवर्नमेंट उनको वो नहीं कर सकती, चेक नहीं इस तरीके से कर सकती, खुफिया तरीके से उनकी मालूमात इकट्ठी नहीं कर सकती, उनके टेलीफोन टेप नहीं कर सकती, उनकी ईमेल्स चेक नहीं कर सकती, जो वो प्राइवेसी है उनकी। लेकिन उन्होंने उसकी तरदीद उन्होंने कहा ये बाकी जो दुनिया में बाकी जो नॉन अमेरिकन नेशनल्स हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। तो बहरहाल हम भी उनकी चेक लिस्ट पे हैं। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, दोस्त तो हमारे हैं ख्वाजा साहब जो कह रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमारी बड़ी दिलचस्प है जी, उसमें वैसे तो यह है ये भी एक बहुत बड़ा वो जैसे टिम्बर माफिया था, मुख्तलिफ माफियाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कब्जे में लिया हुआ है, ये भीख मांगने वाला माफिया भी बहुत बड़ा माफिया है। तो उनकी एक तस्वीर कमाल, वो मुर्तज़ा अली फोटोग्राफर हैं, उन्होंने इसको कैच किया है। ये पहली तस्वीर है जिसमें ये बच्चा जो है आगे डिसेबल बच्चे के तौर पे वो शो हो रहा है, वो कह रहा है कि ओ माय गॉड आई कांट वॉक, और आगे एक गाड़ी आ रही है जिसके आगे वो आ गया। अच्छा। अब जाहिर है गाड़ी वाला रुकेगा, जब रुकेगा तो उसके साथ जो दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो दूसरी तस्वीर में वो गाड़ी रुक गई है। अच्छा। बारिश शख्सियत है, अल्लाह के जाहिर अल्लाह से बहुत डरते हैं, तो डिसेबल बच्चा जब आ गया घिसटता हुआ उनके पास, तो उसको वो पैसे दे रहे हैं, कुछ देने पे मजबूर दे दिए, उनका दिल पसीज गया। ये दूसरी तस्वीर है। अच्छा। अब इसके बाद आप देखें तीसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर में वो ही बच्चा है, ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। अच्छा। ये वही बच्चा है जो अब जब सारा कुछ उसने अपना वो कर लिया मामला, जो उसने दिन की यहाँ पे रोजगार कमाना था वो उसने कमा लिया, तो कैमरा मैंने पता नहीं कितना अरसा इंतजार किया होगा ये फोटो लेने के लिए। ये उसकी तीसरी तस्वीर है जिसमें वो पैदल चले जा रहा है। तो ये एक तस्वीर है। अब ये भी माफिया, ये माफिया इतनी बड़ी है, ये भीख मांगने वाली भिखारियों की माफिया, कि देखिए बाकायदा गैंग्स हैं। ये वैन्स के ऊपर सुबह सुबह इनको ड्रॉप किया जाता है, मैंने खुद देखा है, वैन्स के ऊपर उनको ड्रॉप किया जाता है, और मुख्तलिफ जो चौराहे हैं, मुख्तलिफ चौराहे, मुख्तलिफ मार्केट्स वहां पे, और फैमिलीज की फैमिलीज होती हैं। ये नहीं है दादा साहब और बेटा बेटी बहू और उनके आगे औलाद बच्चे, वो फिर पूरी मार्केट में फैल जाते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा कि मैंने देखा काउंट तो करूं, तो एक जो सिग्नल की साइड थी जिस साइड पे मैं खड़ा था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ का सिग्नल था, 16 बैगर्स सिर्फ एक साइड पे। अब किसी ने वो किसी ने नारियल उठाए हुए हैं, किसी ने कुछ और वो आयात इस तरह की चीजें यस्नुल कुरान और वो उठाए हुए हैं, किसी ने जो तस्बीहां उठाई हुई हैं, यानी वो मजहब को भी बेचते हैं, वो मजलूमियत को भी बेचते हैं, वो वो बच्चों के जो लोगों की प्यार है अपने बच्चों के लिए उस चीज को भी बेचते हैं, वो जो मिजरीज फैमिलीज में मुख्तलिफ तरह के डिस्प्यूट्स, ये वो चीजें उस तरह की उन तरह की चीजों को भी बेचते हैं। अगर आप कहीं बैठ के सोचें कि अच्छा जी चलें ये आइसक्रीम ही खा लें, कोई फैमिली जा रही है, तो वो सोचें कि ये सामने खड़े होकर हम आइसक्रीम खा लें, ठक ऊपर से वो आ जाएंगे, विंडो को आपकी नॉक करेंगे, और उन्होंने यहाँ पे रिंग्स पहनी होती हैं, वो इतनी जोर की नॉक करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छा आप उनको नहीं देते तो फिर भी आप जो है वो सामने देखते रहेंगे, आप खाते हुए एम्बैरस हो रहे हैं। अगर आप देते हैं तो एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, दो जाएगा तीसरा आ जाएगा, वो बाकायदा इशारे कर रहे होते हैं एक दूसरे, एक लेके आगे निकलता है वो दूसरे को इशारा करेगा कि वो आ जाए, तीसरा आ जाएगा, वो आपको आराम से
वहां पे वो जो जिस प्लेयर के लिए आप आए हैं वो नहीं करने देते। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी माफिया है, इसमें लोकल पुलिस मुलव्वस है, इसमें बड़े बड़े की स्टडी है, इसमें बड़े बड़े घेरते हैं, लोकल पुलिस इसमें मुलव्वस है, इसमें बाकायदा मंथलियां जाती हैं। अब ट्रैफिक वाले वो मुलव्वस हैं, उनको भी मंथलियां जाती हैं, और इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मुलव्वस हैं। और अगर आप पीछे से देखें तो बड़े बड़े इसमें नाम आते हैं इस माफिया के पीछे, जो इन लोगों को पैट्रनाइज करते हैं और उससे पहले बदकिस्मती से लोगों को ये जो जिस तरीके से ये बैगर्स बनाते हैं, लोगों के बच्चे उठाते हैं, उनको डिसेबल करते हैं। ऐसे भी होते हैं बाकायदा किसी के बाजू काट दिया, टांग काट दी, जनरली डिसेबल, दो बाजू काटे होते हैं, वो उनको काट के उनको फिर वो इस तरीके से सारी जिंदगी के लिए उनके डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ऐसा भी बदकिस्मती से होता है कि आप देखें कि 80-80, 70-70 साल के बूढ़े जो हैं उनको लाएंगे, चौक में बिठा देंगे और सारा दिन इस दहकती धूप में वो जो बुजुर्ग है वो वहां पे बैठा होगा, मजबूर है, सुबह उसको छोड़ जाएंगे उस धूप में, वो खैर मांग रहा है, और शाम को वैन के ऊपर उसको लेके जाएंगे और जहां कहीं भी होगा वो उसको फिर खाना खिलाएंगे और ये करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक मशीन है पैसे कमाने की। वो जो उन्होंने, वो बुजुर्ग आदमी है, डिसेबल है, और ये नहीं है कि ये को आप समझें कि अच्छा जी ये जिप्सीज हैं, फलां हैं, वो ऐसे उठ के आ गए हैं भीख मांगने वाले। ये बकायदा माफिया है, और पाकिस्तान के चेहरे के ऊपर ये कलंक का टिक है एक तरह से देखें कहीं पे भी। और ये जो माफिया है, ये मैं एक और बात आपको जाते जाते बताता चलूं, ये पाकिस्तान से निकल के आप तवाफ कर रहे होंगे खाना काबा में, तो वहां आपके साथ वो कंधे से कंधा मिला के एक साहब आएंगे, मैं पाकिस्तान से आया हूं, आप भी पाकिस्तान से हैं, मैं यहाँ पे आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे डॉलर चोरी हो, रियाल चोरी हो गए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। आप देखेंगे बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी, बड़ा शरीफ आदमी लग रहा है, ये तो बेचारे के बाद बड़ी सियाती है। एक वहाँ पे वतन की मोहब्बत आपके जागती है, फिर वहाँ पे आप बिल्कुल अल्लाह के हजूर पेश हुए होते हैं, तो आपके अंदर खौफ पड़ा होता है अल्लाह ताला का। तो ये जो माफिया है ये यहाँ से निकल के अब बाकी जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं और बाकी दुनिया के वहां भी पहुंच गई है, और जापान तक वहां पे पाकिस्तानी जो हैं, ये माफिया के लोग जो हैं, वो चौराहों पे वहां ये जो बुक्स यहाँ पे बेचने वाला काम है, ये किताबें वहां भी बेचते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, तरह की किताबें, ये किताबें हैं जी, मैं परदेसी हूँ, ये खरीद इंटरनेशनल आइडिया, फूल बेचेंगे, इस तरह के और काम करेंगे। तो बहरहाल ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान के लिए, ये एक नाइजीरिया मुल्क है उसके सबसे ज्यादा, और फिर पाकिस्तान, इसके लोग जो हैं बहुत इसमें, इसको किसी तरीके से स्टेट को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि इनको रोके, इनको कंट्रोल करे, और इनको एक्सप्लॉयटेशन जो है लोगों की हो रही है उससे बचाए, और फिर बाकी दुनिया में जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसको बचाए। ये एक बहुत खतरनाक जो है ना सूरत हाल है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, गैस चोरी में बाअसर सियासतदान मुलव्वस है गयास फराचा, ये अब का बयान गैर पार्लिमानी है, चोरों की निशानदेही, ये इट खड़का लग गया है। ख्वाजा आसिफ साहब आते ही उन्होंने, जैसे उनका वो पहले थे अपोजिशन में, वो इस तरह की विंगी किस्म की बातें करते थे तो लोग बड़ा पसंद करते थे। अब वो ट्रेजरी में और मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसी तरंग में एक बात कह दी है, और वो बात उन्होंने वो की है जो डॉक्टर आसिम साहब भी करते थे, जो पीपल्स पार्टी करती थी, और उसको लोग क्रिटिसाइज करते थे कि ये इसके अंदर, जैसे अगले दिन भी हमने कहा कि इसके अंदर जो लोग ढूंढते थे कोई ना कोई गेम है। ख्वाजा आसिफ साहब कह गए, वही स्टडी उनके सामने मेरा ख्याल आई, वही ब्रीफिंग उन माफियाज की आई है। देखिए अभी भी जो मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि लगता यह है कि ये जो लोड शेडिंग माफिया है, उन्होंने नई गवर्नमेंट को और ख्वाजा आसिफ साहब को भी घेरे में ले लिया है। अच्छा। अब सिर्फ आप एक दिन का लाहौर में देखें, बाकी पाकिस्तान को छोड़ दें, अभी भी आप देखें जो डाटा है 12 से 14 घंटे शहरों में लोड शेडिंग हुई है कल और परसों, और 20 से 22 घंटे देहात में हुई है। और उसके साथ हुआ यह है कि जो लोग निकलते हैं नहरों के ऊपर नहाने के लिए, तो 7 बच्चे जो हैं वो डूब कर हलाक हुए हैं, और 12 लोग गर्मी से हलाक हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के। ये सूरत हाल है। और ख्वाजा साहब जो हैं वो उल्टा उनको, जो भाई आपने क्या चेंज लाया, उनकी ब्रीफिंग के ऊपर आप लोगों को, मीडिया को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी ये है, वो फैक्ट्स हैं। अब जो गयास फराचा साहब हैं सीएन जी, हमने कोशिश की उनका बीपर ले लेते, लेकिन ये कि हो नहीं सका कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाने। उन्होंने ये एक अजीब और दूसरे एंगल से इस चीज को पकड़ने की बात है। मसला वही है कि लोग ये समझते हैं, परसेप्शन, वो कहते हैं जी सर्कुलर डेट का मामला है, वो पैसे दें और बिजली इधर से ठक करके आ जाएगी।
तो वो नहीं हो सकता, 600 बिलियन रुपीस नहीं आ सकते, लेकिन उसको रिड्यूस तो किया जा सकता है। वो रिड्यूस अब 72 घंटे गुजर गए हैं नई कैबिनेट आए हुए, तो अभी ख्वाजा साहब उससे पहले उन्होंने 15 दिन पहले ही टेक ओवर कर लिया था, लेकिन अभी तक वो सोल्यूशन नहीं दे सके, कौम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। अभी मैं बात कर रहा था सिर्फ परसों के रोज जोहर टाउन लाहौर में रात 10 बजे बिजली गई और अगले दिन वो 3-4 बजे बिजली आई। गार्डन टाउन, वाटर टाउन में परसों सुबह, हफ्ते वाले दिन सुबह 8 बजे बिजली गई और पिछले टाइम 4 बजे बिजली आई। इसकी क्या, ये कौन सी ये लोड शेडिंग है? ये शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है, ये उससे हटके कोई लोड शेडिंग है, ये कोई वो बहाना होता है मरम्मत का, वो लोड शेडिंग है? ये कौन सी लोड शेडिंग है? मतलब ये तो कोई, वो कहते हैं जी शेड्यूल से हटके करेंगे तो बताएंगे। भाई ये तो कहीं आपने अनाउंसमेंट नोटिफाई नहीं किया। तो ये लगता ही है कि उन्होंने आगे धर लिया ख्वाजा साहब को और इनकी मासूमियत से फायदा उठा रहे हैं और इश्यू को और एग्रेवेट कर रहे हैं, और इसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ लोगों की नजर में डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। जरदारी साहब की स्पीच भी थी आज रिकॉर्ड में बनाने, लेकिन वक्त आपका लगता है खत्म हो गया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज विद अमजद वड़ाइच का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। सदफ मलिक और अमजद वड़ाइच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।